आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे डेली करंट अफेयर्स 23 और 24 अगस्त का। और हम जो भी पढ़ने वाले हैं वो माइंड मैपिंग से पढ़ेंगे। तो पहले से पढ़ते हैं कि आरबीआई ने जो भी नॉर्म्स है उसको टाइट कर दिया गया फॉर एनबीएफसी पेयर टू पेयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म के लिए। और ये क्यों किया गया कि जो ट्रांसपेरेंसी और जो कंप्लायंस है एनबीएफसी का वो अच्छा हो पाए। और ये जो रूल्स और रेगुलेशन है इसको बोलेगा कि इमीडिएटली जो है लागू करना पड़ेगा एनबीएफसी को। इसमें कुछ छूट दे के रखी है, वो छूट जो है हम इसको हम आगे स्लाइड में पढ़ेंगे। अब अगला होगी ये इमीडिएटली जो इसको लागू करने के लिए बोला गया। ठीक है, अब इसमें क्या क्या टाइट किया गया है नॉर्म्स वो देखते हैं। तो इसमें बोला गया कि जो भी एनबीएफसी पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं वो क्रॉस सेलिंग नहीं कर पाएगी इंश्योरेंस प्रोडक्ट को। अब एक क्रॉस सेलिंग का मतलब क्या हो गया। अब मान लीजिए कि आईसीआईसीआई बैंक है, वो अपना जो है इंश्योरेंस बेचने की कोशिश कर रही है एनबीएफसी के थ्रू। ठीक है, आईसीआईसीआई कौन सा, आईसीआईसीआई का पोटेंशियल वाला जो इंश्योरेंस होता है ना उसको। तो वो अगर एनबीएफसी के थ्रू बेचने की कोशिश करेगी तो उस चीज़ के इसको बोला जाता है क्रॉस सेलिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट। क्योंकि आईसीआईसीआई खुद नहीं बेच रही बल्कि किसी बैंक के थ्रू बेचेगी तो उसको बोला जाता है क्रॉस सेलिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट, जिसको बैंक का इंश्योरेंस बोला जाता है। ठीक है, तो उसमें जो है प्रॉपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि वो यूज़ नहीं कर पाएगी जो भी एनबीएफसी पेयर टू पेयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म है इनको। इसके अंदर बोला गया कि ये कोई भी इन्वेस्टमेंट टूल नहीं यूज़ कर पाएगी। पहले ये जो है इन्वेस्टमेंट टूल यूज़ कर पाती थी, अब जो है ये इन्वेस्टमेंट टूल भी यूज़ नहीं कर पाएगी, ऐसा कुछ आरबीआई का कहना है। इसके बाद बोला है कि ये जो है लोन भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगी। अब लोन डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगी, लेकिन इसमें एक बोला गया है कि ये लोन तब जो है लागू कर सकती है या तब तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है जब कभी भी जो लेंडर है मतलब कि कौन एनबीएफसी और जो बोरोवर है मतलब कि कौन कस्टमर, ये दोनों के दोनों जो है जो भी बोर्ड अप्रूव पॉलिसी है उसको फॉलो करेंगे तब। ठीक है, तो ये लोन तभी भेज पाएंगे जब भी कभी बोर्ड अप्रूव पॉलिसी, पहले तो बोर्ड अप्रूव पॉलिसी बनेगी, उसके बाद लेंडर और बोरोवर वो बोर्ड अप्रूव पॉलिसी के हिसाब से ही वो लोन जो है डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। अगर वो फॉलो नहीं करते तो वो लोन डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ आरबीआई का कहना है। इसके बाद नेक्स्ट जो है रिस्ट्रिक्शन टाइट की गई है, वो बोली गई है कि जो भी फंड है वो दो पार्टिसिपेंट के बीच में होगा, लेकिन उसके लिए जो है एस्कॉर्ट अकाउंट मैकेनिज्म यूज करना। अब हम एस्क्रो अकाउंट का मैकेनिज्म समझते हैं कि एस्क्रो अकाउंट काम कैसे करता है। एस्क्रो अकाउंट जो है दोनों के पास होना चाहिए, एक लेंडर के पास होना चाहिए फंड रिसीव करने के लिए और एक बोरोवर के पास होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या, लेंडर के पास भी एस्क्रो अकाउंट होगा, इवन बोरोवर के पास भी एस्क्रो अकाउंट होगा। अब इसमें होगा क्या, अब मान लीजिए कि बोरोवर जो है फंड रिक्वेस्ट कर रहा है P2P प्लेटफॉर्म में। अब P2P प्लेटफॉर्म में जब बोरोवर जो है फंड रिक्वेस्ट करेगा तो लेंडर क्या करेगा, वो फंड जो है किसको देगा, एक थर्ड पार्टी को देगा। उस वो थर्ड पार्टी क्या रहेगी, वो मान लीजिए एस्क्रो अकाउंट का कोई एक संभालने वाला कोई मतलब वो एक कोई बैंक है टाइप, तो वो पूरा संभालेगा, जो ट्रस्टी है वो संभालेगा। ठीक है, इसका मतलब ट्रस्ट के पास ये पैसा चला जाएगा, लेंडर जो है ट्रस्ट के पास पैसा पहुंचा देगा। और उसके बाद क्या होगा कि जब भी कभी ये इसने अगर सारा का सारा जो है फुलफिल कर दिया, ठीक है, उसने सारा सारा डॉक्यूमेंट टाइम पे दे दिया, जो भी सिक्योर लोन है तो उस केस में उसने जो सिक्योरिटी है वो दे दी, तो उस केस में जो है वो पैसा उसके बाद वो ट्रस्टी जो है बोरोवर को दे देगा और बोरोवर का जो भी डॉक्यूमेंट है वो ट्रस्टी के पास आएगा और वो ट्रस्टी जो है वापस लैंडर को दे देगा। इसका मतलब क्या होगा, एस्क्रो अकाउंट में एक कोई थर्ड पार्टी रहती है जो सारा का सारा ट्रांजेक्शन संभालती है कि वो जो है टाइम पे सब कुछ हो जाए। इसको एक और छोटा सा एग्जांपल से लेते तो आप अच्छे से और समझ सकते हो। अब मान लीजिए कोई फॉरेन की कंपनी है जो कि सेल कर रही है आईफोन, और आप जो है बायर हो इंडिया में, तो वो सेलर क्या करेगा, वो सेलर बोलेगा कि आप जो है एस्क्रो अकाउंट बना लो और आपका जो भी पैसा है आप मुझे नहीं, आप एस्क्रो अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। तो वो बंदा क्या करेगा, वो एस्क्रो अकाउंट में जो है वो पैसा जो है ट्रांसफ़र कर देगा। तो अब बायर क्या बोलेगा कि एस्क्रो अकाउंट में जब देखेगा कि हाँ भाई पैसा तो आ गया है सेलर, तो सेलर क्या करेगा कि बायर को जो है वो आईफोन भेज देगा और उसके बाद जो भी फंड है वो एस्क्रो अकाउंट से सेलर पे आ जाएगा वापस। अब इसका एक दूसरा सिनेरियो देखते हैं तो आपको और अच्छे समझ आएगा। अब मान लीजिए कि सेलर ने जो है बायर ने बाय किया आईफोन और सेलर ने बोला कि हाँ चलो भाई डिलीवर कर देते हैं। ठीक है, तो बायर ने क्या किया कि जो भी पैसा है वो एस्क्रो अकाउंट में डाल दिया। अब सेलर क्या करेगा कि सेलर ने जो है डिलीवरी की, अब मान लीजिए किसी वजह से डिलीवरी नहीं पहुंच पाई और वो वापस से सेलर के पास वापस आ गया, तो इस केस में क्या होगा कि जो भी पैसा है वो वापस से जो भी बायर है उसको वापस मिल जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि एस्क्रो अकाउंट जो है एक तरह का थर्ड पार्टी अकाउंट होता है जो कि पैसे संभालने का काम करता है और बीच में जो है ट्रस्ट जो है जनरेट करने का काम करता है बिटवीन द सेलर और बायर। तो यही होता है एस्क्रो अकाउंट। और इसके साथ जो है आपको मैंने बताया कि अप्रूव लोन जो है दे सकता है, जो भी बोर्ड अप्रूव पॉलिसी होगा उसके बीच में लोन दे सकता है, तो उसके लिए जो लिमिट रख दी गई है आरबीआई की तरफ से वो रखिए 50 लाख। तो आपको ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। अब एक बात करते हैं कि जो भी एनबीएफसी P2P प्लेटफॉर्म में काम करेंगे इनको
जो है बोला है कि इनका जो भी एनपीए का डेटा है वो पब्लिकली देना पड़ेगा मंथली बेसिस पे। तो ये भी एक जो है नॉर्म में जो है आरबीआई ने टाइट किया गया है, ठीक है। तो ये सारे जो है टाइट किए गए हैं नॉर्म्स, आपको ये ध्यान रखना है, ये 6 पॉइंट्स। तो अब हम ये समझते हैं कि क्या होता है ये एनबीएफसी P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म। तो एनबीएफसी P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म अगर आप पढ़ोगे तो ये एनबीएफसी जो है आरबीआई के थ्रू ले सकता है, और उसके लिए आरबीआई के पास रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, एज अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ती है, ठीक है, P2P के लिए। तो इसके बाद जो भी एनबीएफसी है वो P2P यूज़ कर सकता है, और वो जो है अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो अनसिक्योर्ड लोन दे सकता है थ्रू दी P2P। आपको याद रखना है कि P2P के थ्रू अनसिक्योर्ड लोन दे सकता है जो भी लेंडर है, और जो भी बोरोवर है वो ले सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्या काम कर सकता है एनबीएफसी P2P, ठीक है। तो इसके साथ एक और चीज़ मैं इधर ऐड करने भूल गया, हुआ है एस्क्रो अकाउंट। मैं आपको जो भी पीडीएफ में प्रोवाइड करूँगा उसमें आपको एस्क्रो अकाउंट का जो डेफिनेशन है वो भी प्रोवाइड कर दूंगा, जिसके साथ आपको पढ़ने में हेल्प हो। पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड है कि नीति आयोग का जो अटल इनोवेशन मिशन है, इन्होंने पार्टनर किया है एक गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया के एक आर्म के साथ, और इसका पूरा अगर फुल फॉर्म देखोगे तो CSIRO का फुल फॉर्म देखोगे तो आपको नीचे मिलेगा। ये है कॉमनवेल्थ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों मिलकर जो है लॉन्च करने जा रहे हैं क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीटेक राइस प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ये राइस प्रोग्राम है, तो ये राइस प्रोग्राम लॉन्च किया गया है फॉर स्टार्टअप्स और MSME के लिए। ये ऐसा है राइस प्रोग्राम, आपने एक और देखा होगा, वो होता है वर्ल्ड बैंक का राइस प्रोग्राम। ये वर्ल्ड बैंक का जो है राइस प्रोग्राम नहीं है जो कि MSME के लिए लॉन्च किया जाता है। ये वर्ल्ड बैंक की, ये जो है ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट के बीच में एक पार्टनरशिप हुई थी, जिसके अंतर्गत बोला गया था कि एग्रीकल्चर जो स्टार्टअप्स है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। उसका ये राइस प्रोग्राम है, जिसका फुल फॉर्म बनता है रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन। तो इसके अंतर्गत बोला गया इस प्रोग्राम के अंतर्गत कि ये जो है एड्रेस करेगा क्लाइमेट चेंज को, और जो भी एग्रीकल्चर है उसको डिजिटलाइज करने की काम करेगा, डिजिटल सॉल्यूशन देने का काम करेगा। ऐसा ये एम है इस प्रोग्राम के अंतर्गत। अब ये प्रोग्राम जो है चालू हो जाएगा अक्टूबर 2024 से, और जो भी एग्रीटेक स्टार्टअप्स है या जो भी MSME है उनके लिए लास्ट डेट है वो रजिस्टर कर पाएंगे 15 सितंबर 2024 तक ये प्रोग्राम में। तो ये प्रोग्राम क्या करेगा, ये प्रोग्राम जो है हेल्प करेगा जो भी MSME या तो जो स्टार्टअप जो MSME है उनको एक लर्निंग लेसन देने के लिए, ठीक है। तो इस लेसन का जो है ये जो प्रोग्राम है इसका जो ड्यूरेशन होने वाले वो टोटल 9 महीने का होने वाला है। इसके अंतर्गत जो भी सेलेक्टेड MSME और सेलेक्टेड स्टार्टअप्स होंगे उनको जो है सेल्फ पेस लर्निंग दिया जाएगा कि कैसे जो है एग्रीकल्चर में जो है क्लाइमेट चेंज से लड़के हम जो है एग्रीकल्चर में काम कर सकते हैं उसके लिए। और उसी के साथ बोला गया कि ये जो है कुछ 45 लाख जो है एज अ नॉन इक्विटी ग्रांट भी ले पाएंगे, लोन एज अ। तो ये क्या होता है नॉन इक्विटी ग्रांट, मतलब क्या हो, नॉन इक्विटी ग्रांट मतलब ये हो गया कि इसके लिए जो कोई भी स्टार्टअप हो उसको कोई इक्विटी बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो जो है 45 लाख तक लोन ले सकता है। तो ये बेनिफिट उन्हीं को मिलेगा जो भी सेलेक्टेड स्टार्टअप्स और MSME है। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट करंट अफेयर्स आ रहा है उधार, एक तरह का जो बिजनेस टू बिजनेस ई-कॉमर्स कंपनी है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे जो राशन वाले जो आइटम्स होते हैं वो लिस्टेड होते हैं। तो इन्होंने पार्टनर किया है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और जो सिडबी है, तो इनके साथ पार्टनर किया है। और ये तीनों पार्टनर करके जो है ये तीनों जो है पार्टनर करके जो है ट्रांसफर करने के काम करेंगे फेयर प्राइस शॉप्स को। अब फेयर प्राइस शॉप्स कौन से होते हैं, जो राशन शॉप्स होते हैं ना उन्हीं को बोला था फेयर प्राइस शॉप्स, और ये आते हैं अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के। तो इसको जो है ट्रांसफॉर्म करके बना दिया जाएगा जन पोषण केंद्र। पोषण केंद्र जो है इसके लिए जो फंड रिसीव्ड होगा वो करेगा सिडबी, और जो भी परचेज करना हो, फूड ग्रेन हो या जो भी फूड फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होता है प्रोडक्ट, तो वो सब ले पाएगा सिडबी के थ्रू। और इसके लिए जो भी न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन कितना अलाउड है, तो इसमें जो है 50% ऑफ द स्टॉक जो है न्यूट्रिशन रहेगा, ऐसा कुछ कहना है गवर्नमेंट का। तो इसको जो है अभी पायलट बेसिस पे 60 जो है फूड फेयर प्राइस शॉप्स में बेचा जाएगा, जो कि डिफरेंट स्टेट से आते हैं, जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात। ये 4 स्टेट्स के नाम याद रखना है। इसको जो है पायलट बेसिस में चलाया जाएगा, और उसके बाद जो फुल टाइम जो है ऑल ओवर इंडिया में चलाया जाएगा। इसके साथ ही कुछ 2 अदर लॉन्चेस भी पड़ते हैं। तो इसमें मिलेगा कि फेयर प्राइस शॉप सहाय एप्लीकेशन, और ये लॉन्च किया गया है कि फाइनेंशियल सॉल्यूशन दे पाए जो भी राशन डीलर है उनको, तो इसी के लिए लॉन्च किया गया है। इसके बाद चलते हैं मेरा राशन ऐप 2.0, और ये हेल्प करेगा जो भी कंज्यूमर है उनको इन्फॉर्मेशन देने का, जो भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो भी राशन शॉप है उनके बारे में। तो ये दोनों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा कि ये दोनों भी लॉन्चेस किए गए ड्यूरिंग दिस इवेंट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है कि NPCI ने लॉन्च किया है UPI सर्कल फीचर, और ये लॉन्च किया गया जो भी प्राइमरी UPI अकाउंट होल्डर है उनके लिए, कि वो जो है सिक्योरली डेलीगेट पेमेंट कर पाए।
और ये डेलीगेट पेमेंट अगर आपको ध्यान आ रहा होगा तो ये RBI थर्ड मॉनेटरी पॉलिसी में इसके बारे में जिक्र किया गया था, जो अभी रिसेंटली अगस्त 6 से लेकर 8 तक ही हो रहा था, और मैंने इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ा है क्या है डेलीगेटेड पेमेंट सिस्टम। तो इसके अंतर्गत जो भी प्राइमरी यूज़र है, या तो जो मैं प्राइम कि प्राइमरी अकाउंट होल्डर है, जो UPI अकाउंट होल्डर है, वो जो भी पेमेंट है UPI का वो सेकेंडरी को भी अलाउ कर सकता है। अब मान लीजिए कोई एक हस्बैंड है, वो वाइफ को अलाउ कर सकता है कि वो भी UPI के ऐप के थ्रू वो प्राइमरी यूज़र मतलब जो हस्बैंड है उसका अकाउंट यूज़ करके पेमेंट कर पाए। तो उसके लिए जो है 2 तरह की डेलीगेशन रखे हैं, मतलब कि 2 तरह के तरीके रखे गए हैं कैसे जो है ऑथराइज कर सकता है प्राइमरी यूज़र सेकेंडरी यूज़र को। ठीक है, प्राइमरी यूज़र जैसे हस्बैंड हो गया मान लीजिए, और सेकेंडरी यूज़र कौन हो गया, जो वाइफ होगी उसकी, वो मान लीजिए। तो इसके लिए 2 रूल्स रखे गए हैं। अब मान लीजिए कि वाइफ जो है ट्रस्टेबल है, कि ट्रस्ट कर सकता है हस्बैंड कि ये जो है अच्छे से खर्च करेगी, ज़्यादा खर्च नहीं करेगी, तो उस केस में हस्बैंड जो है वो लगा सकता है फुल डेलीगेशन। अब फुल डेलीगेशन में क्या है कि वाइफ जो है स्टार्ट से लेके एंड तक जो है जो भी प्रोसेस है वो पूरा का पूरा वो कर सकते हैं। इवन जो है पिन, UPI का पिन भी जो है वो टाइप कर सकती है जो सेकंड यूज़र है, मतलब जो वाइफ है वो कर पाएगी। उसके लिए लेकिन कुछ लिमिट रखी है, ऐसा नहीं कि वाइफ ने पूरा पर खर्चा कर दिया। तो इसीलिए जो NPCI इन्होंने भी थोड़ा ध्यान रखा है, तो इन्होंने जो है मैक्सिमम मंथली लिमिट रखी है 15,000 रुपये, और जो डेली ट्रांजेक्शन लिमिट रखी है वो 5,000 रुपये रखी है, क्योंकि NPCI को भी पता है कि जो वाइफ होगी वो कितनी खर्चा करेगी, ठीक है, हस्बैंड का, तो इसी से रखा गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा जो है वो है पार्शियल डेलीगेशन। अब पार्शियल डेलीगेशन किसमें होगा, इसमें मान लीजिए हस्बैंड जो है प्राइमरी यूज़र है और सेकेंडरी यूज़र वही वाइफ है। अब वाइफ जो है ज़्यादा खर्चीली है, तो उस केस में हस्बैंड क्या करेगा कि ये लगाएगा पार्शियल डेलीगेशन, जिसके अंतर्गत वाइफ को अलाउ रहेगा ट्रांजेक्शन स्टार्ट करने का, लेकिन वाइफ को जब भी कभी पेमेंट करनी होगी तो उस केस में रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी जो भी प्राइमरी यूज़र है, मतलब कि हस्बैंड को है, वो पिन दबाने के लिए। ठीक है, अब उसमें मान लीजिए ये वाइफ का फ़ोन है, ठीक है, और ये हस्बैंड का फ़ोन है, तो वाइफ जो है वो पूरा पूरा ट्रांजेक्शन करेगी, लेकिन जो हस्बैंड है, जो प्राइमरी यूज़र है, वो जो है पिन दबाएगा, उसके बाद ही जो है वाइफ का जो है ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा। तो ये ऐसा कुछ निकाला है UPI सर्कल के अंतर्गत। अब इसमें एक और चीज़ निकाली गई कि ऐसा नहीं है कि जो हस्बैंड होगा वो सिर्फ अपनी वाइफ को कनेक्ट कर सकता है, ये जो है मैक्सिमम 5 सेकेंडरी यूजर्स को कनेक्ट कर सकता है, वो वाइफ हो, सन हो, उन जो हस्बैंड है उसके पेरेंट्स हो, या कुछ भी हो, तो ऐसे करके वो 5 जो है सेकेंडरी यूज़र को जो है ऐड कर सकता है अंडर दिस UPI सर्कल फीचर के अंतर्गत। ठीक है, तो आपको ये बहुत अच्छे ध्यान रखना पड़ेगा कि जो, हाँ, इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बताने भूल गया कि जो मंथली जो जो पार्शियल डेलीगेशन रहेगा उसके लिए जो मंथली लिमिट या जो ट्रांजेक्शन लिमिट होगी, जो UPI की नॉर्मल लिमिट होती है वही रहेगी। मतलब कि क्या कि 1 लाख रुपये जो रहती है वो लिमिट रहेगी, और मंथली में जो भी लिमिट रहती है वो रहेगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो एग्जिस्टिंग लिमिट है वही रहने वाले पार्शियल डेलीगेशन के लिए। तो ये हो गया हमारा जो स्लाइड था पूरा ख़त्म, और जितने भी इन डिटेल में जो न्यूज़ है वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया इसी स्लाइड में। नेक्स्ट करंट अफेयर से बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट करंट अफेयर आ रहे हैं लोकसभा की तरफ से, कि लोकसभा के जो स्पीकर है ओम बिरला जी, इन्होंने 6 न्यू पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है। अब ये कमेटी का नाम आप देख सकते हो, जैसे कि पहली कमेटी है पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी को जो चेयर करने वाले हैं, ये नया अपॉइंटमेंट किया गया है, वो करेंगे KC वेणुगोपाल। KC वेणुगोपाल जो है कांग्रेस के मेंबर है, और ये जो है MP है ऑफ राजस्थान। तो आपको थोड़ा बहुत तो पता ही होगा कि पब्लिक अकाउंट कमेटी करती है, ये मॉनिटरिंग करती है जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंस है इसको, और इसमें जो टोटल मेंबर 22 होते हैं, जिसमें से 15 जो है लोकसभा से आते हैं और 7 जो है राज्यसभा से आते हैं। ठीक है, 7 जो है इलेक्टेड होते हैं राज्यसभा से। आई थिंक मैं इधर भूल गया हूँ ये लिखने, तो इधर मैं आपको PDF में ऐड कर दूँगा। तो 7 जो है इलेक्टेड होते हैं राज्यसभा से। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कमेटी की, तो ये आता है कमेटी ऑन एस्टिमेट। तो इसमें जो चेयर कर रहे थे वो कर रहे थे संजय जायसवाल जी, और ये जो है MP है बिहार की। ठीक है, BJP की ये मेंबर्स हैं, और ये जो है बिहार से आते हैं। तो इन्होंने, ये कमेटी का काम क्या होता है, ये कमेटी का काम होता है कि एस्टिमेट करना जो भी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है उसका बजट। तो इसमें जो भी मेंबर्स आते हैं वो सारे लोकसभा से होते हैं, कोई भी राज्यसभा का आपको मेंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसमें जो भी मेंबर्स होते हैं वो लोकसभा से आते हैं। इसका नेक्स्ट चलते हैं कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो इसके लिए जो है B पांडा जी को जो है एज ए चेयरपर्सन बनाया गया है, और इसमें जैसे कि आप देख सकते हो इस कमेटी का काम क्या होगा, जैसे नाम से पता लग रहा है कि जो भी पब्लिक अंडरटेकिंग है, जो भी PSUs है, उसको ऊपर जो भी उसका परफॉर्मेंस है उसको एग्जामिन करने का काम होता है। तो इसमें जो है टोटल 22 मेंबर रहने वाला है, और इसमें भी वही सेम चीज़ है कि 15 जो है लोकसभा से होंगे और 7 जो है राज्यसभा से होंगे। मैंने वो ऐड करने भूल गया, इसको भी हम ऐड कर देंगे स्लाइड में। नेक्स्ट चलते हैं कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ OBC, और इसको जो है चेयर करेंगे वो करेंगे गणेश सिंह जी, जो कि BJP है, कहाँ की BJP के मेंबर है, और जो आते हैं मध्य प्रदेश से। और ये जो वेलफेयर ऑफ OBC है, इसका काम रहेगा जो भी रिपोर्ट आती है नेशनल कमीशन फॉर
बैकवर्ड क्लासेस, इसका कंसिडर करना और इसको जो है रिव्यू करने का काम होता है इस कमेटी का। इसमें भी आप देख सकते हो टोटल 30 मेंबर होते हैं और इसमें 20 जो है लोकसभा के होते हैं और 10 जो है राज्यसभा से होते हैं, तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है ST/SC कमेटी को जो है लीड कर रहे हैं, वो कर रहे हैं फूगन सिंह जी, जो कि बीजेपी के मेंबर है लोकसभा के, और ये जो है MP से बिलोंग करते हैं, MP के सीट से लड़ते हैं। तो ये देख सकते हो कि ये कमेटी का काम होता है जो भी वेलफेयर ऑफ ST/SC है उसको देखने का, और इसमें टोटल जो है 30 मेंबर होते हैं, जिसमें से 20 जो है लोकसभा और 10 जो है राज्यसभा से होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर, जो भी अब हमारा जो टेबल फॉर्म वाला कंटेंट है वो पढ़ते हैं। तो ये आ रहा है पहले लॉन्चेस, जिसमें आ रहा है कि RBL बैंक ने लॉन्च किया है विजय फिक्स डिपॉजिट, और ये लॉन्च किया गया है सोल्जर्स के लिए। अब विजय फिक्स डिपॉजिट जो लॉन्च किया गया है ये रिपब्लिक डे के दिन में, इंडिपेंडेंट डे के दिन में, 78 इंडिपेंडेंट डे के दिन में जो है इसको लॉन्च किया गया है। और इसके अंतर्गत बोला गया ये एक तरह का स्पेशल 500 डेज का एक थ्रेशोल्ड है, जिसके अंतर्गत जो भी इंटरेस्ट रेट है रेगुलर कस्टमर को उसको 8.1% मिलेगा। जो भी सीनियर सिटीजन है, जैसे कि पता होगा सीनियर सिटीजन के लिए जो भी इंटरेस्ट रेट होता है वो 0.5% ज़्यादा होता है, तो 0.5% मतलब कि 8.6% पर एनम ज़्यादा मिलेगा, और जो सुपर सीनियर सिटीजन है उनके लिए मिलेगा कुछ 8.85% पर एनम। ठीक है, सुपर सीनियर सिटीजन कौन, जो 80 प्लस होता है, और सीनियर सिटीजन कौन, 60 प्लस होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है झारखंड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है झारखंड मुख्यमंत्री माया सम्मान योजना, और ये जो है एम्पावर करने का काम करेगी, जो भी वुमेन है उनको, जो भी झारखंड के वुमेन्स हैं उनको, और इसके अंतर्गत बोला है कि कुछ 1000 रुपये जो है हर एक महीने जो है दिया जाएगा थ्रू दी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू, और ये जो दिया जाएगा हर महीने वो दिया जाएगा 15 ऑफ एवरी मंथ, मतलब कि 15 तारीख के में दिया जाएगा। अब 15 तारीख में पैसा लेने के लिए वुमेन्स को एलिजिबल होना पड़ेगा कुछ क्राइटेरिया के थ्रू, कुछ क्राइटेरिया जो है एलिजिबल होगा तभी जो है वुमेन जो है इसका लाभ ले पाएगी। उसके लिए बोला गया कि जो भी वुमेन है इनका फैमिली इनकम जो है 8 लाख से कम होना चाहिए, और उनकी जो है एज होनी चाहिए 21 से 50 साल के बीच में, तभी जो है ये लाभ ले पाएगी इस स्कीम के। इसका नेक्स्ट चलते हैं, ये भी झारखंड की तरफ से आ रहा है, ये एक तरह का हेल्थ केयर का स्कीम है जिसका नाम रखा गया है मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, और ये जो है एक तरह का हेल्थ इंश्योरेंस देने का काम करेगा कुछ 15 लाख रुपये पर फैमिली पर ईयर में। ये जो भी आयुष्मान के अंतर्गत जो भी हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है उसका ये एडिशनल दिया जाएगा। ठीक है, जो भी झारखंड के पीपल है वो एडिशनल लाभ भी ले पाएंगे, तो ऐसा कुछ कहना है झारखंड के गवर्नमेंट का। इसके चलते हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री बाल पुस्तक आहार योजना, और ये क्या काम करेगा, न्यूट्रिशन फूड देने का काम करेगा जो भी चिल्ड्रन है उसको, वो भी जो गवर्नमेंट रन स्कूल से उधर। तो ये जो है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का जो है एक योजना है, तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट कैंडल से बढ़ते ये आ रहा है इंडेक्स ऑफ रिपोर्ट की तरफ से, जो कि आ रहा है फॉर्ब्स क्लाउड 100 लिस्ट 2024। इसके अंतर्गत जो है रोजर पे ओनली कंपनी हमारे इंडिया से जो कि ये फॉर्ब्स क्लाउड 100 लिस्ट के अंतर्गत आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि इसका नाम से पता लग रहा है कि ये जो भी क्लाउड कंप्यूटिंग या तो जो क्लाउड कंपनीज होती है उसके लिए ये लिस्ट जो है जारी किया जाता है, जिसमें जो सबसे नंबर 1 में जो कंपनी आती है वो है OpenAI, जो कि ChatGPT पता होगा आपको। तो ये ChatGPT बनाने का काम OpenAI का ही है, जिनका जो CEO है वो है सैम अल्टमैन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि CEO कौन है। इसके साथ जो सेकंड है वो डेटा ब्रिक्स है जो कि यूएससी कंपनी है, और थर्ड जो स्ट्रिप है जो कि यूएससी कंपनी है, और जो रोजर पे है इस बार 70 रैंक आई है, पिछली बार जो रोजर पे की रैंक थी वो 49 थी। तो अब जो है रोजर पे की रैंक जो है वो 70 आई। ये बेंगलोर बेस्ड कंपनी है, और इसकी जो CEO है वो है हर्षल माथुर जी, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो इस रिपोर्ट की बात करें तो ये रिपोर्ट कैसे जो है डिफरेंट कंपनीज़ को मतलब रैंक करता है, तो वो करता है 4 बेसिस पे। वो करता है एस्टिमेट एवोल्यूशन पे, ऑपरेटिंग मैट्रिक्स पे, मार्केट लीडरशिप पे और पीपल और कल्चर पे। ये 4 बेसिस पे ही जो है जो भी कंपनीज है इसको रखा जाता है 1 2 3 4 5 6 या 70 नंबर पे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट काइंड ऑफ पे। नेक्स्ट काइंड ऑफ आ रहा है इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस। तो ये जो भी फैमिली बिजनेस है तो उनके लिए जो है लॉन्च किया जाता है ये लिस्ट, और ये भी लॉन्च किया जाता है जो नेक्स्ट जनरेशन मेंबर है उनके लिए। ठीक है, वो कैसा जो है मैनेज कर रहे हैं बिजनेसेस को, और ये तभी दिया जाता है, इसमें तभी रखा जाता है अगर मान लीजिए कि जो अदानी है, ठीक है, अदानी का मतलब कि जो मुकेश अंबानी है उनके जो बेटे हैं उन्होंने फैमिली बिजनेस रन कर रहे हो तभी जो है लिस्ट में रखा जाएगा। ऐसा नहीं कि उन्होंने फैमिली बिजनेस छोड़ दिया तब भी ये लिस्ट में रखा जाएगा। तो आपको ये चीज़ थोड़ी ध्यान देनी है। तो इसमें जैसे अंबानी की बात ही की है तो आप सबको पता हो कि सबसे अच्छा या तो सबसे ज़्यादा जो है अच्छा परफॉर्म करने वाली जो फैमिली अदानी की फैमिली होगी, जिसके से नंबर 1 में भी आ रही है अदानी की फैमिली, जिसको जो हेड करते हैं मुकेश अंबानी जी खुद करते हैं। उसके बाद
दूसरी जो है बजाज की फैमिली है जिसको हेड करते हैं नीरज बजाज जी, और तीसरी जो है बिरला की फैमिली है जिसको हेड करते हैं KM बिरला जी। तो आपको जो भी हेड करे इसके साथ फर्स्ट सेकंड थर्ड याद रख लो, बहुत है एग्जाम के लिए, उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसका बात करें कि मोस्ट वैल्यूबल फर्स्ट जनरेशन फैमिली की बात करें तो उसके इसमें आपको अंबानी की फैमिली मिलेगी, और उसके सेकंड नंबर पे मिलेगी पूना वाला, जो साइप्रस पूना वाला है, पता होगा, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट के CEO है। तो ये जो है सेकंड नंबर पे आते हैं। तो ये तो बात कर ली हमने जो है फैमिली के टर्म्स में। अब बात करते हैं इसी लिस्ट में एक और आया है कि वुमेन कौन सी टॉप में है। तो उसमें मिला है कि जो रोशनी नादर मल्होत्रा है ये सबसे टॉप में है, जो कि CEO है HCL की। इसके बाद जो है गोदरेज की जो CEO है वो टॉप में है। उसके बाद निपुण की जो CEO है मंजू डी गुप्ता जी, ये जो है टॉप में। मतलब आपको ये टॉप 1 2 3 दिख रहा होगा, आप इतने पढ़ो इतने काफ़ी, इससे ज़्यादा कुछ डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो रोशनी नादर जी को पता ना, रोशनी नादर जी के बारे में पता होगा कि ये जो है नादर फैमिली से बिलोंग करती है, और ये जो है सबसे टॉप में है एज अ मोस्ट पावरफुल, या तो मैं बोलूँगी सबसे ज़्यादा जो बिजनेस संभालने वाले वुमेंस में इनका नाम आता है, ठीक है, फैमिली बिजनेस संभालने में। नेक्स्ट करंट अफेयर्स में बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स कोलैबोरेशन है, जिसमें ICICI बैंक ने कुछ 7 बैंक के साथ कोलैबोरेशन की है, ठीक है। तो ICICI बैंक नहीं, सॉरी, ICICI लम्बार्ड इंश्योरेंस कंपनी ने, ICICI बैंक और ICICI लम्बार्ड इंश्योरेंस जो है वो अलग अलग है, ठीक है, ये अलग अलग कंपनी है। तो इन्होंने जो ये लम्बार्ड है इन्होंने पार्टनर किया है बंधन बैंक, कर्नाटका बैंक, NSDL पेमेंट बैंक, आंध्रा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, आई फाइनेंस, मिथुन मिनी फाइनेंस और नुवारा होम के साथ। तो आपको ये 7 के साथ तो याद नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए जो येलो वाला पार्ट है ना इतना ही पढ़ो, एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी भी पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन आपको ये येलो वाला ज़रूर याद कर लेना है। इसका चल तो ये ICICI बैंक ने क्या किया, ये 7 इंश्योरेंस, ये 7 इंश्योरेंस जो है बैंक का इंश्योरेंस किया गया है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बैंक का इंश्योरेंस किया गया है 7 जो है बैंक के साथ, और बोला है कि ICICI बैंक ने कि आप जो है हमारा जो भी इंश्योरेंस है वो बेचो। तो ये तो हर बार करती रहती है, हर एक बैंक अलग अलग जो है, हर एक इंश्योरेंस कंपनी जो है अलग अलग बैंक के साथ टाइप करती है, और वो जो है अपना इंश्योरेंस बेचने की कोशिश करती है। तो ये भी ICICI बैंक ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट आ रहा है P हरीश, इनको जो है एज अ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है UN का, इंडिया की तरफ से। तो इससे पहले आपको पता ही है कौन था, इससे पहले था रचिया कंबोज। तो इसके बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, ये जो है पहली वुमेन थी हमारे इंडिया से जो कि UN में रिप्रेजेंट कर रही थी, ठीक है। अभी ये जो है इंडिया की तरफ जर्मनी की क्या है, एम्बेसडर है। तो इनको जो है रिप्लेस किया जाएगा, और ये जो है अपॉइंटमेंट किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो आपको ये भी पता होना चाहिए अपॉइंटमेंट किसने किया है। नेक्स्ट चलते हैं, अशोक कुमार सिंह को एज ए DG बनाया गया है इस ESIC का, ESIC पता होगा, इसका एग्जाम भी होता है। तो इनको जो है एज ए DG बनाया गया है, डायरेक्टर जनरल, और ये जो रिप्लेस करेंगे किशोर सैन को। तो कमल किशोर सोन को, वो जो है एज ए एडिशनल चार्ज की तरह काम कर रहे थे मई 2024 से ही। एडिशनल चार्ज का मतलब क्या, कि कोई दूसरे ऑफिस के साथ ये जो ESIC के एज ए DG भी काम कर रहे थे, और अब जो है परमानेंट सीट मिल गया है अशोक कुमार सिंह को। नेक्स्ट चलते हैं बुक्स के ऊपर पढ़ते हैं। तो ये बुक्स आ रहा है गांधीजियन स्टेट्समैन ऑफ बिहार, और ये नीतीश कुमार के ऊपर बुक लिखा गया है, और ये लिखा गया है अशोक चौधरी और उसकी बेटी स्वाभावी चौधरी के द्वारा, ठीक है। तो इसके अंदर यही बोला गया कि नीतीश कुमार जी कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर स्टेट में कैसा काम कर रहे हैं उसके ऊपर ये बुक लिखी गई है। और जो बिहार के पर्सन या तो बिहार के जो एस्पिरेंट है वही ज़्यादा समझ पाएंगे कि कितना अच्छा काम किया है नीतीश कुमार ने बिहार में, ठीक है, वही बता पाएंगे। ये बुक तो यार हर बार, अब देखिए, अब ये देख भी सकते हो कि ये दोनों जो पर्सन है ये कहाँ के, ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार के ही पर्सन है। तो इन्होंने तो बुक में तो अच्छी चीज़ें लिखी होगी, लेकिन जो बिहार के पर्सन है वही समझ पाएंगे बिहार में कितना काम है, ठीक है। तो मैं आप बिहार के जो एस्पिरेंट है मैं उनके ऊपर ये चीज़ छोड़ देता हूँ, और इसी के साथ हमारा जो डेली करंट अफेयर्स है वो ख़त्म होता है। मेरा ओनली मकसद यही है कि आपको शॉर्ट और क्रिस्प में जो है वीडियो के फॉर्म में, इवन जो PDF है उसमें भी आपको प्रोवाइड कर पाऊँ, और आपको जो है एग्जाम में रिविजन करने में इसके से आपको हेल्प हो। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और अगर वीडियो आपको ऐसे देखते रहना तो सब्सक्राइब मेरे चैनल, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप इधर, तो ये टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें आपको इसी फॉर्म में आपको PDF मिल जाएगा वीकली और मंथली में भी। सो अभी के लिए इतना रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।